नमस्कार, आप सभी का मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक हलचल को लेकर। जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, प्रदेश या कहें यूँ कहें कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उसमें गतिविधियां तेज हो गई हैं। सारे पार्टी अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। राजनीतिक हलचल बढ़ गया है, कोई अकेले लड़ने की पुकार बढ़ रहा है तो कोई गठबंधन की सरकार के साथ चुनाव लड़ना चाहता है। 10 साल बाद हो रहे घाटी में चुनाव को लेकर न सिर्फ स्थानीय मुद्दे बदले हैं बल्कि समीकरण भी बदल गए हैं। चुनाव की अगर हम बात करें तो सारी पार्टी चुनाव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, एक तरफ अरुण जी है, दूसरी तरफ सैफ भाई बैठे हुए हैं। अरुण अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर का दौरा करके आ रहे हैं, तो अरुण जी, जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां आप वहाँ हालात जिस प्रकार से देख के आ रहे हैं, क्या लगता है कैसा कंडीशन है? देखिए, जिस तरह से अभी चुनावों का ऐलान हुआ है, काफी देर से एंटिसिपेशन थी कि कब चुनावों का ऐलान होता है। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो है इन चुनावों का ऐलान हो जाए। ये भी पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव हो जाए, लेकिन सरकार ने देरी की। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है फिलहाल अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और मल्टीपल फेजेस में ये इलेक्शन है, 90 सीटों पे इलेक्शन है। और सबसे बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यही आ रही है अभी कि जम्मू कश्मीर में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। यानी वो दोनों एक साथ जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ वो छोटी पार्टियों के सहयोग के साथ उतरने जा रही हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था एक साथ ये पार्टियां उतरी थी और अब एक बार फिर से ये पार्टी जो है, दोनों पार्टियां चुनाव में उतरने जा रही हैं। और हमने ऐतिहासिक जो समीकरण है वो देख लेते हैं कि हमने देखा कि जो वैली है, घाटी है, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये ज्यादा स्ट्रांग रही है पार्टी। और जो जम्मू का डिवीजन है वहां पे कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल वो ये पार्टियां जो है स्ट्रांग रही है। तो ये जो सीट बंटवारा होगा इसमें इसकी झलक भी देखने को मिल सकती है। मेजोरिटी ऑफ दी जो वैली की सीट है वो एनसी के पास जा सकती हैं और कांग्रेस अपने पास जो है जम्मू की मेजोरिटी सीट रख सकती है। हालांकि सीट बंटवारे पर भी अभी असमंजस की स्थिति है, कैसे होगा। पार्टी सूची के हिसाब से जो हमें खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 90 में से 40 सीटों की मांग की है। ज्यादातर वो सीटें जम्मू रीजन की और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कश्मीर रीजन की ज्यादातर सीटें मांग रही है। अभी जो हालिया चुनाव बीता है, अगर उसमें हम देखें तो जो नतीजे आए हैं जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनाव के, उसमें 29 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, 34 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है और 7 सीटों पर ही कांग्रेस को बढ़त मिला है और मात्र 5 सीटों पर पीडीपी को बढ़त मिला है। तो अगर हम कुछ समीकरण के हिसाब से जाएं, जो नतीजे लोकसभा चुनाव में आए उस हिसाब से तो देखा है, तो अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त की भूमिका में। बिल्कुल। अब आप लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि आप 3-4 दिनों तक वहां थे, आपने जो हालातों पे ऐसे नजर देखा हो, जो आप उस समय थे जब राहुल गांधी वहाँ दौरे पर थे, तो क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम आपने बदलते हुए देखा? कैसे? देखिए, चुनाव जो हुए थे वो 10 साल पहले 2014 में हुए थे। वहां तब हालात कुछ अलग थे और अब जो 10 साल बाद के हालात हैं वो अलग है। हमने बीच में डीडीसी के चुनाव भी देखे, जो लोकल काउंसिल थे उनके चुनाव भी देखे, उसमें हमने देखा कि बीजेपी को बढ़त मिली। और अब लोकसभा के चुनाव भी हमने देखे, उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रही और एनसी ने भी जो है अच्छी सीटें जीती और बीजेपी भी टक्कर में रही। बीजेपी जो है जम्मू डिवीजन की सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा झटका जो है वो पीडीपी को लगा। महबूबा मुफ्ती खुद अपनी सीटें हार गई। तो महबूबा मुफ्ती, जो कि 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी पीडीपी, जो उनके लीडर हैं, उनकी अध्यक्षता में काफी स्ट्रांगली बाहर निकल कर आई थी और एंड में हमने देखा कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जो कि कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। बाद में उनकी सरकार गिर गई और हमने देखा कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ। गवर्नर, राष्ट्रपति शासन लग गया और फिर उसके बाद जो भी 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। तो हालात जो है, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो बदल चुके हैं। लोगों की जो आवाज जो है, कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के मन में आक्रोश था कि आवाज उनकी गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां तक नहीं जा रही थी। इस चुनाव में जो मुद्दा है, जो समीकरण है, वो
कश्मीर की जैसे चुनावों के साथ स्थानीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे और बिल्कुल समीकरण भी रहेंगे, बदलते हुए क्योंकि नजर आ रहे हैं। लोकल 370 रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि बहुत कम हो गया था हाँ। और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी आवाज ऊपर तक जाए, और हमने देखा कि स्टेटहुड की मांग भी जो है हाँ। लगातार की जा रही है, चाहे वो पार्टियां हों, चाहे वो लोकल स्तर पर की जा रही हो। अभी तो फिलहाल जो दिल्ली वाला जो सिस्टम है वैसा जो चल रहा है अभी, और ये देखना भी अहम होगा कि किस तरह से पार्टियां जो है इन मुद्दों को भुनाती है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको किस तरह से अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है। ये देखना भी काफी अहम रहने वाला है कि बीजेपी की ओर से क्या होने वाला है। सिर्फ जिस हिसाब से गठबंधन गठबंधन बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी को शामिल करने के लिए कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला या फिर बात करें फारूक अब्दुल्ला की, तो फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को लेकर राजी नहीं हो रहे। तो कांग्रेस ने एक सुझाव रखा था कि महबूबा मुफ्ती को आगे न करके इल्तिजा मुफ्ती पर बात की जाए। किस हिसाब से समीकरण बनते बैठ रहे हैं? क्या इस गठबंधन में पीडीपी को भी जगह मिलेगा? अगर पीडीपी को जगह मिलता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सैक्रिफाइस करेगी सीटों की या फिर कांग्रेस सैक्रिफाइस करेगी? हालांकि राहुल गांधी ने जिस हिसाब से कहा है कि हम गठबंधन करेंगे लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जो थी उसमें वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी एक अलायंस में हिस्सा थी। तो राहुल गांधी ये चाहते कि इंडिया अलायंस कश्मीर में बना रहे, इसलिए राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और फारूक वाली सारी जितनी भी पार्टियां हैं सारे एक मंच पे आ जाएं ताकि बीजेपी को वहां हराने में आसानी हो। कि राहुल गांधी बात अच्छे से जानते कि वहां पे अकेले सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, उनको क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है और पीडीपी की जरूरत राहुल गांधी को बहुत ज्यादा है। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस बना रहे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि वो उनके साथ जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था 2014 में जब उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि सिर्फ इसमें एक भी है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें आखिर में हमने देखा कि सीटों पर जो है इंडिया अलायंस में बात बिगड़ गई थी और महबूबा मुफ्ती ने इसका नुकसान भी महबूबा मुफ्ती को झेलना पड़ा। खुद अपनी सीट वो हार गई। मीटिंग में उसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का क्रेडिट वैसा नहीं रह गया है जैसे होना चाहिए था बीजेपी से गठबंधन करने के बाद। तो ये कैसे, क्यों महबूबा मुफ्ती को इतना कम आंका जा रहा है जम्मू कश्मीर वाले? लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार गए और अब चुनाव के जब ऐलान हुए उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को आगे कर दिया, इल्तिजा मुफ्ती को। तो पीडीपी वही पार्टी है जिसे लास्ट इलेक्शन में सबसे बड़ी मैंडेट देकर वहां की जनता ने, लेकिन आप देखिए वहां पे लीडर कौन था? लीडर महबूबा मुफ्ती नहीं थी। नहीं, महबूबा जो लास्ट जो 2014 के चुनाव हुए थे उसमें उनके पिता जो थे वो लीडर थे, उनकी और मुफ्ती मोहम्मद, ये जो आप कह रहे हो कि उनका कहीं ना कहीं प्रभुत्व है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमने देखा है कि जब हाउस अरेस्ट में रखा गया था उमर अब्दुल्ला को भी, तो वो लगातार पीडीपी पर ही ब्लेम कर रहे थे वो क्यों बीजेपी को अपने साथ गठबंधन में लाए और सरकार गिरी। और कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 370 हटने का जो ब्लेम था वो एनसी की ओर से पीडीपी पर ही लगाया गया कि आप ही इनको लेकर आए और आप ही की वजह से ये सब हुआ। हमें ये भी देखना होगा क्योंकि 2014 में जो गठबंधन हुआ किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीडीपी बीजेपी के साथ समर्थन करेगी, क्योंकि दोनों विचारधारा एकदम अलग है। बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी के साथ पीडीपी मिल जाएगी। तो पीडीपी ने गठबंधन के 4 साल तक सरकार चली, उसके बाद गिरी। इसलिए उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस बनाए, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस में रहनी चाहिए क्योंकि उनसे उनको फायदा होगा। लेकिन वो फायदा भी फारूक अब्दुल्ला ने एक चीज ये भी कही है कि जब उनसे पूछा गया कि पीडीपी को अलायंस पे लेने पे आप क्या कहते, तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। तो ये संकेत तो है कि उनकी वापसी हो सकती है पीडीपी की। और अगर हम फायदा भी देखें गौरव, तो लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत देख लें तो जो तीनों पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा हो जाता है अगर तीनों पार्टियां एक साथ लड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे वही पेच फंसेगा कि सीट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि पीडीपी को भी वैली में ज्यादा सीटें चाहिए, एनसी को भी वैली में ज्यादा सीटें चाहिए, तो वहां जो है काफी पेच फंस सकता है पीडीपी को लाने में। दोनों पार्टियां हैं वो कश्मीर वाली घाटी में ही ज्यादा अपने आप को मजबूत मानती है। जिस हिसाब से जैसे एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, वो सीपीएम है, वो एक तरह से एक सूत्र बनने का प्रयास कर रहे हैं गठबंधन करने में, लेकिन वहां बीजेपी एकला चलो की नीति पे क्यों है? क्या बीजेपी को कॉन्फिडेंस है या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी वहां की लड़ी है, या फिर चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी किसी अलायंस की तरफ बढ़ेगी? बीजेपी के जो वहां के नेता है उन्होंने कहा कि हम निर्दलीय जो वहां के नेता होंगे उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी ने किसी अलायंस के साथ नहीं, निर्दलियों के साथ ज्यादा बीजेपी ने निर्दलियों पर ज्यादा भरोसा दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है लोकसभा चुनाव में 2 निर्दलीय थे, उमर अब्दुल्ला को हराने वाले निर्दलीय सदस्य, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया।
तो बीजेपी जानती है कि अलायंस महबूबा उनका पीडीपी मुफ्ती के को साथ भी अलायंस होगा नहीं, एनसी के साथ होगा नहीं, सीपीएम के साथ होना नहीं है, तो बीजेपी जानते हैं कि इनके साथ अलायंस नहीं होगा, तो निर्दलीयों को साथ है, क्योंकि लेकिन निर्दलीय ऐसे भी कुछ निर्दलीय गेम चेंजर बन सकते हैं वहाँ पे। जो लेकिन जैसे आप बात करते हैं अलगाववादी नेता भी उन्हें कहा जाता है, तो वो शायद बीजेपी उनके साथ ना जाए। अलगाववादी नेताओं के साथ क्या बीजेपी थोड़े ना साठगांठ करेगी। हाँ, ये भी एक फैक्टर बिल्कुल है। ये भी है, लेकिन लेकिन जो अगर लोकल पार्टीज हैं उनके साथ जरूर बीजेपी जो है गठबंधन में आ गठबंधन कर सकती है, ये ऐसा बिल्कुल अनुमान है। जिस हिसाब से समीकरण बदल रहे हैं, जैसे जोड़-तोड़ की राजनीति इन समय घाटी में हो रही है, उस हिसाब से अगर देखें तो अभी जो चाहे यूं हम बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम देखें तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बाद नंबर 3 पे कोई नेता ही वैसा नहीं दिखता जो इन 10 सालों में सक्रिय रहा हो। कांग्रेस में जो स्थानीय स्तर की जो नेता थे, जो स्थानीय इकाई के अध्यक्ष थे, वो भी एकदम निष्क्रिय मोड में थे। अभी जो कर्रा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, चुनाव की वजह से थोड़े तेज हुए हैं, एक्टिव मोड में है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या घाटी के लोग खुद को कनेक्ट कर पाएंगे इंडिया अलायंस के साथ, या फिर राहुल गांधी के जाने से कितना प्रभाव पड़ा है, राहुल गांधी की इस अलायंस के ऐलान से कितना प्रभाव पड़ा है वहाँ की जनता में। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उनकी जो यात्रा खत्म हुई तो कश्मीर में था, और कश्मीर में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बदली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें फायदा भी बहुत हुआ है, और आज वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखिए, इसमें एक ये फैक्टर भी आ जाता है, जैसे जो कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो कहीं ना कहीं इसका डैमेज भी शायद कांग्रेस को जो है झेलना पड़ सकता है। हलचलें तो तेज है कि जिस गुलाम तरह नबी से आजाद को ले उनके सकती है कांग्रेस। जिस तरह से उनके अपने नेता जो है उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से इतना ज्यादा प्रयास नहीं किया गया चुनाव जो आर्टिकल हटने के बाद, और राजनीतिक तौर पर इतना सक्रियता नहीं दिखाई गई। हालांकि जो राहुल गांधी वहां पे उन्होंने यात्रा की, हाँ, उससे सरगर्मियां जरूर बढ़ी, लेकिन अब जो है इसी जो पूरा चला आ रहा है इलेक्शन, अभी लोकसभा खत्म हुआ, अभी विधानसभा में क्या इंडिया अलायंस, या ये जो अलायंस है दोनों का, एनसी और इंडिया और कांग्रेस और दो दूसरी पार्टियां, क्या इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगी, ये सवाल रहेगा। क्या वो एक साथ जो है बीजेपी को हरा पाएंगी, एक अहम सवाल रहने वाला है। घाटी में जो इस समय सबसे प्रमुख मुद्दा बना है वो स्टेटहुड को लेकर बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से या बात करें या फिर राहुल गांधी की हम बात करें, तो उन्होंने जब उनकी 2 दिवसीय जो यात्रा थी उसमें लगातार वो इसी पे सवाल उठा रहे थे कि भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राज्य को यूटी बनाया गया है। तो ये मुद्दा कितना कारगर होगा घाटी में, कितना लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा ये मुद्दा? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेटहुड का मुद्दा कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों के मन में होता ही है कि आपकी एक स्टेट है उसको यूटी बना दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ जो मुद्दे हावी रहने वाले हैं वो स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं। बीजेपी की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए कि जॉब्स दी जाएगी या डेवलपमेंट किया जाएगा, हमने डेवलपमेंट भी देखा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर पे रिप्रेजेंटेशन ना होना, डीडीसी के इलेक्शन हुए लेकिन फिर भी जो रिप्रेजेंटेशन की जो कमी है उसका क्या खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा, ये भी एक सवाल है। और लोकल मुद्दे और भी, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो नौकरियों का हो, चाहे वो महंगाई का हो, ये सब मुद्दे भी अपना जो है रोल प्ले करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस हिसाब से चुनाव के एक महीने पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दी गई है, उसमें 1 लाख नौकरियों की बात की गई है, स्टेटहुड की बात की गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 5,000 रुपए देने की बात की गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े महिलाएं हैं उनको साल में 12 सिलेंडर देने की बात की गई है। तो जिन मुद्दों को राहुल गांधी आज उठा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे अपनी मैनिफेस्टो में कह दिया है। तो कल को अगर मैनिफेस्टो आए, क्या एक मैनिफेस्टो इनका अलायंस के तौर पे आएगा, क्या एक मैनिफेस्टो या एक मैनिफेस्टो ये लोग अलग अलग पार्टी स्तर पर दिखाएंगे, क्या लगता है, क्या हालात? ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, जब इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो जारी कर रहा था, तो हमने पहले देखा कि पार्टियां जो हैं वो अलग अलग अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, सभी का के मतलब मूल बातें सभी मैनिफेस्टोज में हमने देखा कि लगभग सिमिलर थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो है अलग पार्टियों का अलग स्टैंड था। तो मुझे लगता है कि एक संयुक्त मैनिफेस्टो शायद ना आए, लेकिन जो अगर कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो लाती है तो जो मूल मुद्दे वो होंगे वो सेम ही रहने वाले हैं। 370 ये तो ये रहेगा, का पूर्ण राज्य का दर्जा ये रहेगा, हाँ, वो 3,000 5,000 एक जो मुद्दा होगा जो मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में सबके
एक जो मुद्दा जो वादा सिमिलरिटी होगा वो स्टेटहुड का होगा, ये तो रहने वाला है। Constitution of 370 आर्टिकल बिल्कुल। का होगा, नौकरियों का रहने नौकरियों वाला का है। होगा, शिक्षा का होगा, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, मतलब ये सिमिलरिटी ही रहने वाला है। अब देखने सबसे दिलचस्प ये हुआ कि बीजेपी क्या लेकर आती है बिल्कुल। पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए manifesto चैलेंज के ये तौर है कि बीजेपी के लिए चैलेंज यही रहेगा कि सेंटर की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या किया गया वो लोकल लेवल तक लोगों को बताया जाए, लोगों को जो उनकी स्कीम्स हैं जो लाई गई हैं, चाहे वो नौकरियां, सरकारी नौकरी देने की बात हो। हमने देखा था कि जो सरकारी नौकरियां थी जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर भी जो है लगातार एक मुद्दा गरमाया गया। पेपर लीक का मुद्दा भी जो है लगातार उठा। पिछले साल जो है सब इंस्पेक्टर का जो लीक हुआ पेपर, उसका मुद्दा भी काफी गरमाया। तो बिल्कुल मुद्दे तो काफी हैं। अब बीजेपी कैसे टैकल करेगी विपक्ष को, विपक्ष ये सब मुद्दे जाहिर सी बात है उठाने वाला है। और बीजेपी मुझे लगता है कि सेंटर केंद्र की ओर से जो ऐलान जम्मू कश्मीर के लिए किए गए हैं उनको फोकस में रखेगी। लोकल मुद्दे शायद बीजेपी की ओर से ना उठाए ज्यादा, लेकिन जो सेंटर की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए योजनाएं हो, चाहे वो काम किया हो, उन्हें जो है, और हालांकि बीजेपी आतंकवाद का मुद्दा भी रहने वाला है। हालांकि बीजेपी ऐसा दावा करती है कि वो जब से यूनियन टेरिटरी के तौर पे जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया है तब से स्टेटहुड से ज्यादा विकास हुई है। हम बात करें मनोज सिन्हा का, वो गाहे बिगाहे कहते रहते हैं कि अभी तक की जो सरकारें रही, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही, वो हमेशा भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दी, वो अलगाववादियों को बढ़ावा दिया, वो घाटी में वायलेंस की तरफ बढ़ावा दिया। उन्होंने नहीं, वो सिर्फ मनोज सिन्हा नहीं, बीजेपी के जितने भी सेंट्रल लीडर हैं वो अमित शाह भी लगातार बीच में जब भी दौरा करते थे तो पिछली कांग्रेस पे पार्टियों में इसी तरह से हमला किया पेंट करते रहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझते थे और किस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार हुआ। तो कहीं ना कहीं पेंट पिक्चर ये करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि जो पिछली सरकारों के दौर में भ्रष्टाचार था या विकास था वो लोगों की तरफ, लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा था, अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा था, आतंकवाद में बढ़ावा था। लेकिन अभी हमने देखा कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से जैसी लोकसभा चुनाव हुए और जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तो जो आतंकवाद है वो लगातार सर्च पर है। वो अब जम्मू डिवीजन में हमने देखा कि किस तरह से आतंकवादी की घटनाएं बढ़ने लगी। हाँ, बिल्कुल बढ़ने लगी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और चुनाव किस तरह से सुरक्षित रूप से जो है संपन्न कराया जाएगा, ये भी इलेक्शन कमीशन या जो एजेंसीज हैं उनके लिए एक चैलेंज रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और खासकर अरुण जी का जो अभी फिलहाल कश्मीर से लौट के आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर हमारे दर्शकों को अच्छी खासी जानकारी मिल गई है और ऐसे भी अपडेट मिलते रहेंगे आपको। हालांकि 10 साल बाद जो बदली हुई घाटी में चुनाव हो रहे हैं, बदले हुए फिजाओं में चुनाव हो रहे हैं, कैसे इंडिया गठबंधन बीजेपी को टैकल करेगी, क्या बीजेपी अकेला चलो की राह पर चल के जम्मू कश्मीर को फतेह करेगी, आतंकियों से कैसे निपटना है, क्या 370 का मुद्दा रहेगा, स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहेंगे इस चुनाव में, क्या नेशनल मुद्दे हावी रहेंगे, ये सारी चीजें और भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।